फ्रेंड्स, अब हम करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब हम करेंगे कि सप्लाई को मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो पहला है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी में दो टाइप के गुड्स होते हैं, पेरिशेबल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये सब शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं ना, लॉन्ग टाइम में ये सब ख़राब हो जाते हैं। दूसरा है ड्यूरेबल गुड्स जो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, जैसे टीवी, एसी, फ्रिज, सोफ़ा, फर्नीचर वगैरह। ठीक है, तो पेरिशेबल गुड्स की जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो इनइलास्टिक होती है, नो मैटर व्हाट द प्राइस लेवल इज़। ठीक है, चाहे प्राइस ज़्यादा हो जाए तो भी इलास्टिक उतनी रहेगी, चाहे कम हो जाए तो भी उतनी रहेगी। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स में फर्नीचर में क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो कहते हैं इलास्टिक सप्लाई होती है वहाँ पे, सॉरी डिमांड नहीं, सप्लाई, इलास्टिक सप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गुड्स होते हैं और क्या कहते हैं, इन्हें स्टोर करके रखा जा सकता है ताकि फ्यूचर में यूज़ कर ले। इस करके इनकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या बोलते हैं, इनकी इलास्टिक सप्लाई होती है। ठीक है, एंड देयर सप्लाई कैन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द प्राइसेस, और प्राइसेस के बढ़ने घटने से इनकी सप्लाई पे फ़र्क पड़ता है। दूसरा है टाइम पीरियड। इन मार्केट पीरियड मार्केट पीरियड जो होता है वो वेरी शॉर्ट पीरियड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सप्लाई ऑफ कमोडिटी जो है परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में आप ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, अगला है इन शॉर्ट पीरियड। वो मार्केट पीरियड था, ये शॉर्ट पीरियड होता है, ये मार्केट पीरियड से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, सप्लाई इज़ रिलेटिवली लेस इलास्टिक। इसमें लेस इलास्टिक होती है सप्लाई। ठीक है, लेस इलास्टिक क्यों होती है सप्लाई? क्योंकि एज फर्म कैन चेंज द सप्लाई बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स। मतलब फर्म्स अपनी सप्लाई को वेरी कर सकते हैं बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर ओनली। ठीक है, और उसके बाद थर्ड क्या है, लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में सारी चीज़ें वेरिएबल हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम रहता है चीज़ों को बदलने का, इसलिए सप्लाई जो होती है इसमें इलास्टिक होती है। ठीक है, मोर इलास्टिक होती है फॉर ऑल फैक्टर्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, थर्ड वन इज़ द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है, जो सिंपल टेक्निक से चीज़ें बनेंगी उनका इलास्टिक सप्लाई होगा, और गुड्स हैव कॉम्प्लेक्स टेक्निक, जैसे कोई मशीन है, कोई टूल है, उसकी जो इलास्टिसिटी और सप्लाई है वो कम होगी, वो इनइलास्टिक सप्लाई होगी, नो मैटर व्हाट द प्राइस लेवल इज़। ठीक है, चीज़ों को क्योंकि बनने में वक्त लगता है, इसीलिए कि मतलब जैसे उन चीज़ों का कोई ना ऑल्टरनेटिव सा नहीं होता, कह लीजिए, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से बनती हैं वो, तो उनका ऑल्टरनेटिव नहीं होता, इसीलिए उनके सप्लाई से, उनके प्राइसेस के चेंज होने की वजह से उनकी सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, अगला क्या है, नेचर ऑफ कंस्ट्रेंट। नेचर ऑफ कंस्ट्रेंट में क्या आता है, जैसे द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर नेचुरल कंस्ट्रेंट हैज़ इनइलास्टिक सप्लाई। जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए एक आम का पेड़ है। ठीक है, हमें और आम के पेड़ चाहिए। ठीक है, तो और उसके हमें आम चाहिए, तो पहले हम आम का पेड़ लगाएंगे, फिर वो बड़ा होगा, फिर वो फल देगा, तो मतलब एक लंबी प्रोसीजर है। तो मतलब मान लीजिए आपके पास एक ही आम का पेड़ है और आप चाहते हैं कि उससे आपकी सप्लाई बढ़े, तो वो तो नेचुरल कंस्ट्रेंट हो गया ना, कि जब आम लगेगा पेड़ पे, जब उस हिसाब से नेचर, वेदर और सारी चीज़ें रहेंगी, तभी वो आम उगेगा उस पर। ठीक है, आप अपने गांव में देखते होंगे, कभी एक साल एक आम का पेड़ आम देता है, अगले साल नहीं देता, फिर उसके अगले साल देता है, तो मतलब सप्लाई तो इनइलास्टिक हुई ना उस केस में फिर। ठीक है, कि प्राइसेस को चेंज करने की वजह से उसके आम के सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे टीक वुड का केस दिया हुआ है, एक टाइप ऑफ पेड़ होता है ये। ठीक है, कि भी इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस मोर टीक वुड, इट विल टेक लॉन्ग टाइम बिफोर इट बिकम्स कंज्यूमेबल। ऑब्वियसली एक पेड़ है, उसको बड़ा होने में बहुत समय लगता है। ठीक है, सो उसकी जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक नेचर है, जो मर्जी प्राइस लेवल हो। ठीक है,
बी क्या है, गुड्स विच डू नॉट हैव नेचुरल कंस्ट्रेंट हैव इलास्टिक सप्लाई, जिनका कोई नेचुरल कंस्ट्रेंट नहीं होता उसकी इलास्टिक सप्लाई होती है, जैसे कि गाड़ी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ठीक है। अब इनको बारिश धूप से कोई लेना देना नहीं है, तो ये फैक्ट्रीज में बनती है, अपना बन बुन के आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिस्क टेकिंग। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड्स अपॉन द विलिंगनेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर टू टेक रिस्क, मतलब एंटरप्रेन्योर के विलिंगनेस पे है कि वो कितना रिस्क ले सकता है अपनी बिजनेस को, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। अगर एंटरप्रेन्योर विलिंग है रिस्क लेने के लिए तो सप्लाई ज़्यादा इलास्टिक होएगी, ठीक है। और अगर वो लैक ऑफ एबिलिटी दिखा रहा है कि नहीं, इतना विलिंग नहीं है रिस्क लेने के लिए, तो सप्लाई लेस इलास्टिक रहेगी। सिंपल सी बात है यार, अगर वो देखिए ज़्यादा विलिंग दिखाएगा रिस्क लेने के लिए तो वो और पैसे इन्वेस्ट करेगा और सप्लाई बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगी, उससे और सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ होएगी। जब वो विलिंगनेस नहीं दिखाएगा रिस्क लेने के लिए तो प्रोडक्शन नहीं होएगी, सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होने की वजह से वो लेस इलास्टिक रहेगी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट रिस्क टेकिंग। 6th वन इज़ द नेचर ऑफ इनपुट यूज्ड। इफ़ फर्स्ट वन इज़ दी, इसका मतलब क्या है पहले वाले का, इफ़ अ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट uses factor of production that are commonly used to produce other products, it will have elastic supply। ये जो हमने पॉइंट पढ़ा था ना ऊपर, ये वाला goods have simple technique have simple elastic have elastic supply, ये भी सेम, लगभग सेम ही पॉइंट है। वो कह रहा है कि वो प्रोडक्ट जो इजीली अवेलेबल हैं, जो कॉमनली यूज्ड होती हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। कोई लेबर ऐसा है कि नॉर्मली जो मतलब एक घर बनाना है कि ऐसे लेबर कहीं से मिल गया और हमने एक घर बना दिया, ठीक है, तो उसकी सप्लाई तो इलास्टिक होती है नेचर में। लेकिन अब वहीं आपने एक पेंट हाउस बनाना है ना, कोई ऐसा डीलक्स अपार्टमेंट बनाना है, उसके लिए अच्छा आर्किटेक्ट, अच्छे लेबर्स चाहिए जो स्किल्ड हो, जिनको नॉलेज हो कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कहाँ से होगी, ये चीज़ें कहाँ से होगी, उसको ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होगी, तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो इन इलास्टिक होगी नेचर में, कि मतलब प्राइस वगैरह से उसकी सप्लाई पे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कॉमनली अवेलेबल नहीं है ना, तो उसकी सप्लाई जो है वो इन इलास्टिक इन नेचर है, ठीक है। अगला क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, ठीक है। इफ़ प्रोडक्शन इज सब्जेक्टेड टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट इंक्रीजिंग रिटर्न्स, सप्लाई विल बी इलास्टिक, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट, मतलब जैसे जैसे हम प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रहे हैं, हमारा जो कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमारी सप्लाई जो है वो इलास्टिक होगी नेचर में, ठीक है। अगर इफ़ प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, अगर लॉ इंक्रीजिंग कॉस्ट पे है, मतलब हमारे खर्चा बढ़ रहा है एज वी इंक्रीज द प्रोडक्शन, तो सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक इन नेचर, ठीक है। और सो दिस वाज द फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये नॉर्मल है, इजी है, मतलब इसमें इतना कुछ दिमाग लगाने वाला नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक है। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।